मॉर्निंग। CMA फाइनल कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस। आज के क्लास में इस तरह बनाया हूँ कि आपका 60 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ जाएगा, 40 नंबर का MCQ 100% आएगा, प्लस 2-3 जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो भी एकदम कवर होंगे। तो क्लास में एकदम फोकस कीजिएगा। 1 घंटा में आप 100% पेपर में पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ये क्लास 1 घंटा का होगा और 1 घंटा देखिए, 1 घंटा भी पूरा नहीं होगा और उसको देखते ही आप 100% पास हो जाएंगे। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं, डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन 1। चीज को सुनिएगा अच्छा से, फिर MCQ पढ़ेंगे। देखिए, स्मॉल कंपनी मीन्स वह कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल क्या है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। एकदम सिंपल चीज़ याद रखिए, स्मॉल कंपनी मीन्स वह कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी हुज पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड, कितना से ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से उसका पेड अप कैपिटल ज़्यादा नहीं है। और क्वेश्चन में टर्नओवर भी यदि पूछ ले तो 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता है स्मॉल कंपनी का, सिंपल सा है। आगे आइए, every public company having paid up capital of not less than rupees days shall constitute the audit committee। ऑडिट कमेटी के लिए प्रोविजन क्या है? देखिए, ऑडिट कमेटी बोला जाता है हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज़्यादा होगा उसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को कभी दरकार नहीं ऑडिट कमेटी बनाने का। लिस्टेड कंपनी होगा या पब्लिक कंपनी होगा और उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा होगा तो वह पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन रुपीज, कम से कम 10 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। तो 10 करोड़ सेल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड के ऊपर ऑडिट कमेटी का प्रोविजन अप्लीकेबल है, प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन में यदि प्राइवेट लिमिटेड हो तो नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अब एक तो चीज़ देखिए, चीज़ों को बहुत अच्छा से समझिएगा, घोट के पिला देंगे आज हम लोग आपको। देखिए थर्ड बोलता है क्वेश्चन, देखिए आगे प्रोविजन जानिए, ठीक है। क्वोरम बोलते हैं, क्वोरम का एक 2 लाइन का प्रोविजन बता रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आऊँगा। देखिए, क्वोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड इन ए मीटिंग फॉर वैलिड मीटिंग। उतना डायरेक्टर कम से कम मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मीटिंग वैलिड होगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग, इट्स कॉल्ड क्वोरम, ठीक है। अब देखिए, 2 प्रकार का कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है, एक प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मानिए कि 2 डायरेक्टर आया मिनिमम, तो वो उसका क्वारम वैलिड हो गया तो मीटिंग भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए बोलता है, देखिए प्रोविजन क्या है, क्वारम ऑफ पब्लिक कंपनी इज 1/3 ऑफ द टोटल एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, ठीक है, और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। मतलब कंपनी का जितना एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, आज के दिन कंपनी में जितना डायरेक्टर काम कर रहा है उसका 1/3 लेंगे और 2 विच एवर इज हायर, जो दोनों में से जो हाई होगा उसको ले लेंगे, और जो अभी फ्रैक्शन में अमाउंट यदि आता है उसको राउंडेड ऑफ 1 कर देंगे। जैसे 2.33 आया तो उसको 3 कर देंगे, खत्म। और क्वेश्चन में याद रखिए, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, एक कंपनी है जो टोटल 9 डायरेक्टर्स एंड द ऑफिस ऑफ 2 डायरेक्टर हैव फॉलन वैकेंट। मतलब कंपनी में 9 डायरेक्टर थे, टोटल 9 डायरेक्टर की कैपेसिटी है कंपनी की, ठीक है, लेकिन 2 डायरेक्टर भी है ही नहीं। तो प्रेजेंटली कंपनी में कितने, 7 डायरेक्टर है, ठीक है। इन सच ए केस व्हाट इज द क्वोरम, इस केस में क्वोरम क्या होना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन में एक कंपनी बोला है तो आप पब्लिक कंपनी को समझिएगा, समझ में। जब तक स्पेसिफिक नहीं बोला कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, एक कंपनी बोल दिया है तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी होगा तो क्या होगा, 1/3 ऑफ द टोटल एग्जिस्टिंग डायरेक्टर। टोटल एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कितना है, 9 - 2, क्योंकि दो डायरेक्टर का अभी जो प्लेस है वैकेंट है, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कितना हुआ, 7 का 1/3 हो गया 2.33। तो 2.33 को राउंडेड ऑफ करेंगे, कितना होगा, 3 डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर, 3 और 2 में से हायर कौन है, 3, तो आंसर होगा 3 डायरेक्टर्स। चीज को देखिएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, एक चीज बता देता हूं, CSR के बारे में 2 लाइन सुन लीजिए, फिर इसको आपको मजा आएगा। किस कंपनी पे CSR एप्लीकेबल है? याद रखिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किस कंपनी का जिम्मेदारी है? याद रखिए, जो कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है और नेटवर्थ 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है, उस कंपनी पे CSR एप्लीकेबल है। कंपनी को CSR के नाम पे जो
चैरिटेबल खर्चा करता है कंपनी, CSR मतलब चैरिटी का खर्चा सोच लीजिए, जो कंपनी CSR करता है कितना करना चाहिए कंपनी को, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज का 2% कम से कम CSR में कंपनी को खर्चा करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड एटलीस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी के लिए कितना खर्चा करना है, 2% पिछला 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेना, पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज का 2%, तो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ओके, 2% होगा आंसर। अब 5वां क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या बोलता है, CSR कमिटी कंस्टिट्यूट, किस कंपनी को CSR का कमेटी बनाना पड़ेगा, जिस कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है और उससे ज़्यादा है, और नेटवर्थ 500 करोड़ उससे ज़्यादा है। याद रखिए CSR का सिंपल सा फंडा था, दोनों चीज़ बता दी हैं। एग्जाम पर यदि लॉन्ग क्वेश्चन भी आया CSR का एप्लीकेबिलिटी, याद रखिए CSR हर कंपनी पर एप्लीकेबल है, लिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी पर भी CSR आ जाता है, लेकिन ऑडिट कमेटी प्राइवेट कंपनी पे नहीं आता, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी पे आता है, ऑडिट कमेटी प्राइवेट पे एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखिए बोलता है, देखिए a company shall have its registered office from which date of its incorporation। आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया तो वहां से उसको 15 दिन के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वहां पर कंपनी अपना नोटिस रिसीव करेगा या कॉरेस्पोंडेंस अपना काम करेगा कंपनी को। तो जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ जिस दिन कंपनी बनी वहां से 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम 15 दिन है रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने के लिए। आगे देखिए, अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, IBC कोड 2016 जो आया है, द कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस सेल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस। आज कॉर्पोरेट का जो रिजोल्यूशंस होता है, चीज़ को समझिएगा, जो कॉर्पोरेट इसमें वाइंडिंग अप वगैरह होता है, ये क्यों लाया गया, क्योंकि इसमें वाइंडिंग अप वगैरह का जो प्रोसेस है फास्ट होगा, तो इसमें बोला गया है IBC कोड में 160 दिन के अंदर कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, माने जिस दिन अपने एप्लीकेशन जमा किए वहां से 180 दिन। याद रखिएगा IBC कोड में कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस 180 दिन में खत्म हो जाता है, कब से, जिस दिन एप्लीकेशन दिए वहां से 180 दिन के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए स्किप हुआ, द डायरेक्टर प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट्स इन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टेटमेंट व्हाट बेसिस। डायरेक्टर एनुअल अकाउंट बनाता है गोइंग कंसर्न के बेसिस में, उसको लगता है कि कंपनी हमेशा रन करेगा, उस बेसिस में वो अपना डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाता है। डायरेक्टर किस बेसिस में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाता है, गोइंग कंसर्न के बेसिस में। सिंपल सा चीज़ है, सब लॉजिकल है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ए निधि मीन्स निधि कंपनी, ठीक है, ए निधि कंपनी सेल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स नेटवर्थ फंड, माने नेटवर्थ फंड का कितना मैक्सिमम निधि कंपनी डिपॉजिट ले सकता है, 20 टाइम। यदि नेटवर्थ फंड 1 करोड़ होगा तो 20 करोड़ तक ले सकता है। याद रखिए नेटवर्थ फंड का 20 टाइम्स निधि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। आगे देखिए, every company shall hold its first board meeting within how many days of its incorporation। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो गया वहां से उसको 30 दिन के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, और उस बोर्ड मीटिंग में वो ऑडिटर को भी अपॉइंट करती है। तो सीधा सा बात है, कंपनी अपना पहला बोर्ड मीटिंग जहां से इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से 30 दिन के अंदर करती है। आगे आइए और एक क्वेश्चन देखिए, एवरी निधि कंपनी शैल मेंटेन मेंबर्स नॉट लेस देन हाउ मेनी इन नंबर। निधि कंपनी में कितना मेंबर्स होना चाहिए, मिनिमम 200 मेंबर्स निधि कंपनी में मिनिमम होना चाहिए। एक निधि कंपनी बनाने के लिए 200 मेंबर्स होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। फॉर द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी which प्रायर अप्रूवल शुड बी ऑब्टेन। याद रखिएगा बैंकिंग कंपनी का जितना भी काम हो, अपॉइंटमेंट हो, रेम्यूनरेशन हो, डायरेक्टर से रिलेटेड जितना भी काम हो, सब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लगता है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी एक तो NBFC कंपनी होती है और NBFC का सारा जो अप्रूवल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही लेना पड़ता है। समझ में आया? तो कोई भी NBFC कंपनी हुआ उसका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल सब NBFC कंपनी का किसके हाथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है।
आगे देखिए, कैन द प्रोमोटर कैन मेक सीक्रेट प्रॉफिट वाइल सेटिंग अप ए कंपनी इन इंडिया। प्रोमोटर कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकता है, बेसिक चीज, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बोलता है अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट अलोंग विद द ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी शुड बी फाइल्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच दैट्स रिलेटेड। याद रखिएगा, बैंकिंग कंपनी का अकाउंट जो होता है, जब पीरियड क्लोज होता है, उन लोगों का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, वहाँ से वो 3 मंथ्स के अंदर, 90 डेज के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ता है। मतलब आपका यदि बुक्स मार्च में क्लोज हो रहा है, अप्रैल मई जून 30 जून तक उसका बैलेंस शीट कहाँ फाइल होगा? आरबीआई में। 3 मंथ्स के अंदर बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट फाइल होता है आरबीआई में, याद रखना है आपको। बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट या एनबीएफसी कंपनी का बैलेंस शीट आरबीआई में कितना दिन में फाइल होता है? 3 मंथ्स फ्रॉम द पीरियड, जिस पीरियड का है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है वहाँ से 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अब एक तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नो बैंकिंग कंपनी शेल पे डिविडेंड्स ऑन इट्स शेयर अंटिल ऑल इट्स, क्या होगा, क्या बोलता है कि कब बैंकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता है? जब तक नहीं दे सकता है जब तक वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव बीन कम्प्लीटली राइट ऑफ, अपना बुक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरी तरह राइट ऑफ कर देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद यदि सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा, तब बैंकिंग कंपनी डिविडेंड दे सकता है। सीधा सा बात है, बैंकिंग कंपनी कब डिविडेंड देगा? जब वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरी तरह राइट ऑफ कर देगा बुक से, तभी दे पाएगा। बुक से खत्म कर देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक्स में रहेगा ही नहीं, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक्स में एंट्री आप ले लेगा, फिर जब नहीं रहेगा तब दे पाएगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा तो बैंकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता है। द फर्स्ट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस अप टू टिल द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट डायरेक्टर क्या होता है? जब कंपनी बनता है, इनकॉर्पोरेट होता है, तो सपोज प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर मिनिमम बनाना पड़ता है, तो वो डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस कब तक? फर्स्ट एजीएम। फिर परमानेंट अपॉइंट करना होगा तो उसको एजीएम में करेंगे, लेकिन जनरली उसका जो ड्यूरेशन है फर्स्ट एजीएम तक ही है। हु कैन नॉमिनेट ए माइनर एज ए नॉमिनी इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? कौन माइनर को एज ए नॉमिनी बना सकता है? पॉलिसी होल्डर, सिंपल सा बात है, लॉजिक है ये, होल्डर, ठीक है, होल्डर याद रखिएगा बस। हु कैन नॉमिनेट ए माइनर एज ए नॉमिनी इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? होल्डर, बस इतना याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलता है इफ कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम देन, डायरेक्टर विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग ए डायरेक्टर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर डेज ईयर्स। बोलता है यदि कंपनी का डिफॉल्ट है तो डायरेक्टर को क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये बोलना चाहता है। बोलता है कंपनी ने कंटिन्यूअस 3 साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो इस केस में बोलता है यदि कंपनी डिफॉल्ट करता है, कंपनी अपना 3 साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है, तो डायरेक्टर क्या होता है? 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकता है दूसरा कंपनी में, याद रखिएगा। डिस्क्वालीफाई है अपॉइंटमेंट के लिए दूसरा कंपनी में, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने के लिए इन एनी अदर पब्लिक कंपनी, याद रखिएगा 5 साल के लिए। यदि कंपनी का डिफॉल्ट के कारण डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कितना साल के लिए? 5 साल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिक्वायर स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग अंडर द कंपनीज एक्ट? स्पेशल रिजोल्यूशन किसको चाहिए? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी यदि अपना कैपिटल को कम कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, एकदम समझ लीजिए। यदि 75% शेयर होल्डर उस चीज़ के लिए एग्री हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, और उससे कम एग्री है, यदि बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए तो 50 मेजोरिटी वोट देगा, काम खत्म। बोर्ड का मेजोरिटी बोर्ड वोट देने से काम हो जाएगा, मतलब 10 में से 6 आदमी दिए, हो गया। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% चाहिए कम से कम, 10 में से 7.5 आदमी, मतलब 8 आदमी वोट देंगे तभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। 75% मेजोरिटी होती है स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए। अब देखिए, ये ऑडिट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, The concept of corporate governance was initiated on the recommendation of, ये सबको पता है, नारायण मूर्ति। The report by Mr. नारायण मूर्ति। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट इनिशिएट हुआ था, कौन रिकमेंडेड किया था? मिस्टर नारायण मूर्ति का द रिपोर्ट बाय मिस्टर नारायण मूर्ति, भी याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको घुमा के देगा ऐसे,
एज पर सेक्शन 177, याद रखिएगा ऑडिट कमेटी का सेक्शन कितना है 177 है, याद रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 10 करोड़, ये बता दिए हैं। ऑडिट कमेटी बनाने के लिए पब्लिक कंपनी को कितना का कैपिटल चाहिए, कम से कम 10 करोड़ का, तभी ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है। ये प्रोविजन सिर्फ पब्लिक लिमिटेड और लिस्टेड कंपनी पे है। सेक्शन याद रखिएगा, एग्जाम में सेक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177 है। या देखिए, इन द कंटेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नारायण कमेटी वाज फॉर्म इन द ईयर, किस साल में कमेटी फॉर्म हुई थी, 2003 में, याद रखिएगा, बस कुछ ज़्यादा माथा नहीं लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज फ्रेम बाय सेबी फॉर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा कमेटी गठन किया गया था, बना गया था, सीधा सीधा से याद रखिए कोटक कमेटी, बस इतना ही याद रखना है, कोटक कमेटी। आगे आइए, ठीक है। अब आगे देखिए, द कंपटीशन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड मोर देन 10 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिए, कंपटीशन कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 प्रकार का मेंबर्स को अपॉइंट करता है, एक चेयरपर्सन और एक अदर मेंबर। तो चेयरपर्सन तो एक ही होता है और अदर मेंबर्स 10 होते हैं जो कंपटीशन कमीशन का काम देखते हैं। तो द कंपटीशन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा, और मोर देन 10 अदर मेंबर्स, 10 से ज़्यादा अदर मेंबर होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, जो कंपटीशन कमीशन का काम करता है, जो चेयरमैन के नीचे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ा के निकाल दे रहा हूँ। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नारायण मूर्ति कमेटी वाज फॉर्म इन द ईयर 2003। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर अनूप कुमार इज ए डायरेक्टर ऑफ शीतल लिमिटेड विच फेल्स टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न फ्रॉम द ईयर 2006-7 से कंपनी अभी तक फाइल ही नहीं किया, मतलब 3 साल से ज़्यादा का कंपनी ने कंटिन्यूअस एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया। तो द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच मिस्टर अनूप विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग ए डायरेक्टर इन एनी अदर पब्लिक कंपनी इज 5 ईयर्स। ये बता दिए हैं, चीज़ को समझिए, सिंपल सा चीज़ है, चीज़ को समझिए, ठीक है। एक प्रोविजन, मैं आपको प्रोविजन समझा रहा हूँ, फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 सब क्लोज 2, उसमें बोला गया है यदि कंपनी अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न कंटिन्यू 3 साल का फाइल नहीं करती है, या कंपनी क्या होता है फेल्स टू रिडीम और रीपेस डिपॉजिट, कंपनी अपना डिपॉजिट का पैसा नहीं दे रही है या उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रही है, या कंपनी ने लोन लिया है, लोन का पैसा नहीं दे रही है या उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रही है, या कंपनी डिबेंचर होल्डर को टाइमली डिबेंचर रिडीम नहीं कर रही है, और ऐसा कंटिन्यू 1 साल तक होता है, तब ये 2 डिफॉल्ट होगा। सबसे पहला डिफॉल्ट, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न कंटिन्यू 3 साल का फाइल नहीं कर रही है। दूसरा डिफॉल्ट में बोलता है कंपनी डिपॉजिट या उस पर इंटरेस्ट या लोन या उस पर इंटरेस्ट का पैसा नहीं दे रही है और ऐसा 1 साल से ज़्यादा हो गया, तब उस केस में जो उस कंपनी का डायरेक्टर है वह डायरेक्टर उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है और दूसरा कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है 5 साल तक। याद रखिए, उस कंपनी जिस कंपनी में डायरेक्टर है उसमें तो डायरेक्टर रहेगा, लेकिन उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, और दूसरा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है 5 साल तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए, Mr. Anup Kumar is a director of Sheetal Limited which fails to file its annual return for the years, मतलब 2006 के बाद तो फाइल नहीं किया, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो गया। The maximum period for which Mr. Anup will be disqualified from becoming a director in any other public company, अदर पब्लिक कंपनी, दूसरा कंपनी में 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सिंपल सा चीज़ था, इसको देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, बोलता है क्लोज डेट्स ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन आते ही मुंह में क्लोज 49 निकलना चाहिए, क्लोज 49, और कमेटी का नाम याद रखिएगा, द डेज कमिटी सेट बाय द सेबी। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से देखिए,
क्वेश्चन है द डेस्क कमिटी सेट बाय द सेबी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन फरवरी 2030 ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको पता है, नाम सुनते सिर्फ एक ही चीज़ याद आना चाहिए, नारायण मूर्ति कमेटी। ठीक है, आगे देखिए समझा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस निकले ही दो चीज़ आना चाहिए, क्लोज 49, नारायण मूर्ति कमेटी, ये दो चीज़ एकदम कॉमन है। जब भी क्लोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन है इसमें यही सब आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 29, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय एन इंडियन कंपनी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल इन द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी याद रखिएगा, बायबैक सिर्फ जितना कैपिटल है उसका 25% से ज़्यादा का कभी भी बायबैक का परमिशन नहीं दिया गया है। तो बायबैक का परमिशन जितना पेड अप कैपिटल है उसका 25% ही अलाउड है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। तो कंपनी कितना बायबैक कर सकता है? सिर्फ 25% अपना पेड अप कैपिटल का, बस। An ordinary resolution is one which is passed in जनरल मीटिंग बाय। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस क्या होता है? देखिए दो प्रकार का रिजोल्यूशन होता है जनरल मीटिंग में, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब मेजोरिटी आदमी उस चीज़ के लिए अप्रूव कर रहे हैं, मेजोरिटी। और स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% मेजोरिटी उसको अप्रूव कर रहे हैं। मतलब जैसे 10 आदमी है, 10 में से मेजोरिटी हो गया, 6 आदमी यदि फेवर में है तो वो एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो गया। लेकिन जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो 10 में से 6 नहीं 75% देखा जाएगा। 75 मतलब कम से कम 7.5 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 8 चाहिएगा। समझ में आया? स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 8 है और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए 6 है। चीज़ को समझिए, एक में मेजोरिटी होगी और इसमें 75% मेजोरिटी होगी। मतलब एक में मेजोरिटी 50% से ज़्यादा होगी और एक में 75% से या 75% या उससे ज़्यादा होगी। सिंपल सा है। देखिए तो ए मेजोरिटी, ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन। सिंपल सा बात है। अब देख क्वेश्चन 31, याद रखिएगा जब भी ऑडिट कमेटी का कोई भी क्वेश्चन आए, ऑडिट कमेटी, ठीक है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से याद रखिए कोई भी क्वेश्चन आता है सेक्शन 177 याद रख लीजिएगा बस। इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी इन एडिशन टू दोज stipulated in clause 40 of the listing agreement section days of the companies are contain additional requirement of corporate governance। corporate governance का क्वेश्चन आता है सेक्शन 177 पुट ऑन कर दीजिए और कुछ माथा मत लगाइएगा। the statutes of litigation and claim days be examined, need to be examine होना चाहिए, लॉजिकल है, need to be examined for evaluating going concern uncertainties। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 33, एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। बोलता है दो चीज़ याद रखिएगा, कंपनी को एनुअल रिटर्न MGT 7 में फाइल करना पड़ता है जब कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वहाँ से 60 दिन के अंदर। याद रखिएगा 30 दिन के अंदर कंपनी सिर्फ AOC 4 फाइल करता है, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट फाइल करता है, लेकिन शेयर होल्डर का जो डिटेल होता है, जो एनुअल रिटर्न जाता है, एनुअल रिटर्न क्या है? कंपनी का शेयर होल्डर का डिटेल। तो कंपनी का शेयर होल्डर AGM जब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वहाँ से 60 दिन के अंदर फॉर्म MGT 7 में फाइल करना पड़ता है, बस। एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी शुड बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, काम करता है। For all listed company as well as public limited company whose paid up capital and free reserve exceed rupees 10 crore or turnover exceed rupees 10 crore, there should be certification by CEO and CFO। CEO और CFO KMP का सर्टिफिकेशन किस किस चाहिए? लिस्टेड कंपनी में चाहिए और उस पब्लिक कंपनी में चाहिए जिसका पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 10 करोड़ से ज़्यादा होगा और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिकली आप लिख देंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए नॉमिनेशन कमेटी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कंपटीशन कमीशन में फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। कंपटीशन कमीशन का ऑर्डर के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आगे किसके पास अपील कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। द रिकमेंड, ठीक है, दे रिकमेंड मिनिमम साइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ऑल लिस्टेड कंपनी बाय सेबी इज। याद रखिए, चीज को समझिएगा, है ना, मैं इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। देखिए
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो सेक्शन है आपको बताया भी गया है कि चीज़ को समझिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए चीज़ को समझिएगा अच्छा से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 37 में थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। देखिए लिस्टेड कंपनी के लिए जितना डायरेक्टर है उसका 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंटू 1/3 जितना भी आएगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी में सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन हर पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है। जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है और लोन 50 करोड़ से ज़्यादा है, उस पब्लिक कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लीकेबल है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यदि लिस्टेड कंपनी रहे तो उसमें टोटल जितना डायरेक्टर है 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और पब्लिक कंपनी रहे, प्राइवेट पे तो अप्लीकेबल ही नहीं है, पब्लिक कंपनी रहे तो उसमें 2 डायरेक्टर मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिस्टेड कंपनी बोला है तो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आगे देखिए, इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी देयर आर 10 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी एंड ए नॉमिनी ऑफ आईसीआईसीआई, माने बैंक का नॉमिनी डायरेक्टर है, ठीक है। हाउ मेनी डायरेक्टर आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। देखिए रिटायर बाय रोटेशन जितना टोटल डायरेक्टर रहता है कंपनी का उसका 2/3 ऑफ द डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होता है, लेकिन उसमें बैंक का नॉमिनी डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो टोटल डायरेक्टर 10 है, उसमें से बैंक का नॉमिनी डायरेक्टर को आप माइनस कर देंगे, 9 इंटू 2/3 करेंगे 6 आएगा, तो आंसर होगा 6 डायरेक्टर्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चीज को समझिए। आगे देखिए, मिस्टर राजेश ए डायरेक्टर ऑफ ग्रोवेल लिमिटेड डाइड इन ए ट्रेन एक्सीडेंट। मिस्टर राजेश का डेथ हो गया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वुड लाइक टू अपॉइंट मिस्टर अरुण कुमार इन प्लेस ऑफ मिस्टर राजेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब सीधा सा बात है, यदि एक डायरेक्टर का मौत हो जाए उसकी जगह आप दूसरा डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाए तो बोर्ड के पास पावर है इस वैकेंसी को फिलअप कर सकता है, ठीक है। द बोर्ड कैन फिल अप द वैकेंसी एट द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड के पास पावर है दूसरा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। एक डायरेक्टर यदि मर गया, कैजुअल वैकेंसी कुछ अरेंज हो गई तो उसकी जगह दूसरा डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है और बोर्ड के पास पावर है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन ए फाइनेंशियल ईयर, आपको बता दिए बायबैक कितना कंपनी नहीं कर सकता, 25% से ज़्यादा नहीं कर सकता, 25% ऑफ जो पेड अप कैपिटल कंपनी का उतना ही परमिशन है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, क्लोज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट विद चेयरमैन इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा एज पर क्लोज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट वेयर चेयरमैन इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारा खेला इस पे है। यदि चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, मतलब होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। एटलीस्ट डेज ऑफ द बोर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी में 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, अपने को भी पता है, तो यहाँ आँख मिच के 1/3 लिख दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में यदि ट्रिक होगा तो ये बोलेगा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यदि क्वेश्चन में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हो गया तो यहाँ 50% होगा, 1/2 हो जाएगा, याद रखिएगा। लिस्ट क्लोज 49 में लिस्टिंग एग्रीमेंट में चीज लिखा हुआ है, यदि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, स्पेसिफिकली लिख देगा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आप 1/2 लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, आप 1/3 ले लीजिए, काम खत्म। समझ में आ रहा है। और यदि क्वेश्चन में ये भी लिख दिया कि चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 लेना ही लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एज पर सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड ऑफिस एट द सेम टाइम एज अ डायरेक्टर इन मोर देन 10 कंपनी। मतलब एक डायरेक्टर, एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं बन सकता है। तो सीधा यहाँ 20 लिख दीजिएगा, काम खत्म। सेक्शन डेज एंड डेज ऑफ द कंपनीज एक्ट कंटेन इलेबरेट provision for regulating payment of compensation to director for loss of office, सेक्शन 192 191 to 201। एकदम खाली सेक्शन को पुट ऑन करना, कुछ नहीं, एक बार पढ़ के निकल दीजिएगा, माइंड माथा में रहेगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑडिट कमेटी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऑडिट कमेटी के रिगार्ड में? सीधा सा बात है, द ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स होना चाहिए। सिंपल सा बात है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑडिट कमेटी बनाती है तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होता है, इसलिए यहाँ 3 मेंबर्स रहना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक इंट्रोड्यूस कीजिएगा, हो जाएगा। इफ इन द जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी ए मैटर कुड नॉट बी रिजॉल्व बिकॉज ऑफ टाइम। क्या होता है, कंपनी एक मैटर चल रहा है जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग में एक मैटर चल रहा है, लेकिन
10 आदमी में से 5 आदमी ने फेवर में डिसीजन दिया और 5 आदमी ने अगेंस्ट में डिसीजन दिया, तो मैटर टाई अप हो गया। जब भी कोई मैटर टाई अप हो जाता है, ऐसा हो सकता है कंपनी में, तो चेयरमैन के पास रहता है वीटो पावर। वीटो पावर में वो एक एक्स्ट्रा वोट दे सकता है, चेयरमैन 2 वोट दे सकता है, उसके पास पावर है। समझ में आया? तो चेयरमैन या जिसको समझ में आएगा उसको वोट दे के अपना पावर को, वीटो पावर को यूज करके काम कर सकता है। समझ में आया? तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कैन गिव हिज सेकंड और कास्टिंग वोट, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, सिंपल सा। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। द कंपटीशन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड, एक चेयरपर्सन रहेगा और एंड नॉट लेस देन 2 बट नॉट मोर देन 10 अदर मेंबर्स। कंपटीटिव कमीशन में अदर मेंबर्स 10 होते हैं, खाली इतना याद रखना। और ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सेट बाय द सेबी एंड सबमिटेड एज रिपोर्ट, ये पता है नारायण मूर्ति कमेटी सेबी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्ड में सेटअप की थी। एक बार पढ़ लीजिएगा, ये कराया हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन 48 में। When two firm working in different stage of production of the same product, when two firm working in a different stage of productions, माने अलग अलग स्टेज है of the same product, कंबाइन, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल मर्जर। मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, वो सेल्स डिपार्टमेंट देख रहे हैं, दो हम लोग टीएमटी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, हम लोग छड़ी बना रहे हैं, लेकिन वो एक अलग यूनिट देख रहा है, हम एक अलग डिवीजन देख रहे हैं। तो दोनों का जो डिवीजन होगा, दोनों को मर्जर करेंगे तो उसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। डिवीजन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मर्जर को, डिवीजन अलग अलग डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मर्जर को वर्टिकल मर्जर बोलते हैं। याद रखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ए लिस्टेड कंपनी इज मैंडेट इन क्लोज 49। लिस्टेड कंपनी का जो भी क्लोज आएगा, क्लोज 49 मार दीजिएगा, क्लोज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। एज रिगार्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपार्ट फ्रॉम मैंडेट बाय द लिस्टिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 1 ये पता है 177 ये करा चुका हूँ द कंपनी जाके इतना कंटेन एडिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, डेस इज नॉट ए लीनियर प्रोसेस, इट इज़ द बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ क्या है इंटरओवन एलिमेंट्स। रिस्क मैनेजमेंट सिंपल सा चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ए लीनियर प्रोसेस। आगे आ जाइए, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा बस। $52 क्वेश्चन, एनी एंटी कंपिटेटिव एग्रीमेंट इंटर into in contravention of the provision contained in the competition act will be void agreement। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रावेंस प्रोविजन के अगेंस्ट में ऐसा कुछ भी रहे, कॉन्ट्रावेंस ऑफ द प्रोविजन ऐसा लाइन ही लिखा रहेगा, मतलब प्रोविजन को तोड़ मरोड़ रहा है, तो वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। सिंपल सा है, लॉजिक एकदम इंट्रोड्यूस कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 53, ये बहुत बार आया, घुमा घुमा के इसलिए कराया ऐसा। एज पर क्लोज डेज ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट 49, क्लोज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, ए लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ इंटीरियर रिगार्ड टू कंप्लायंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आए और क्लोज पूछे तो आंख मिच के 49 मार दीजिएगा और कुछ मत लिखिएगा, क्लोज 49 बस, कुछ नहीं, जो याद नहीं है क्लोज 49 लिखिएगा, 99% राइट हो जाएगा। मिस्टर शर्मा इज ए डायरेक्टर विच फेल्स टू, ये डायरेक्टर सेक्शन जो है आपका 164 का 5 साल तक वो दूसरा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये सेम क्वेश्चन है, ये बता चुका हूं मैं। आगे आइए, द गवर्नमेंट हैज अलाउ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड विद। बोलता है इंडिया में जितना भी जो है प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, जितना फंड है उसका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास कराना पड़ता है। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह का जितना भी सेबी के थ्रू काम होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जितना भी काम होगा उसका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड यही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिंपल सा चीज़ है। द कंपटीशन एक्ट वाज पास इन द ईयर, कंपटीशन एक्ट कौन सा साल में पास हुआ था? 2002। ठीक है, इसलिए कंपटीशन एक्ट 2002 बोलते हैं। सिंपल सा चीज़ था। देखिए, ऑल क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कैन बी अल्टर्ड, सारा क्लोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्टर हो सकता है। ठीक है, फॉलोइंग द प्रोसीड्यूर लेट डाउन एक्सेप्ट डेज क्लोज, सिर्फ एसोसिएशन क्लोज को छोड़ के सारा क्लोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चेंज हो सकता है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, एसोसिएशन क्लोज में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, मैनेजमेंट मे नॉट प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइंग, ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस, मैनेजमेंट ने फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं किया गोइंग कंसर्न बेसिस में। ठीक है,
in case there exists significant doubt about the going concern status of the enterprise, the point has not been taken care of the section. यदि ये चीज़ इवेल्युएट हुआ है तो आपने सेक्शन 134(5) का कोई इवेल्युएट किया, इग्नोर किया है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर सकता, गोइंग कंसर्न बेसिस में लेना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा है तो गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 का फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए ये देखिए डायरेक्टर का 164 का क्वेश्चन बहुत बार आया, इसमें वही अप टू नहीं, ये देखिए 59 में बोलता है डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन। तो रिटायर बाय रोटेशन में जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, मतलब देयर आर 11 डायरेक्टर्स ए पब्लिक कंपनी, इट इज़ ए एमडी एंड ए नॉमिनी जो नॉमिनी डायरेक्टर माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस 10, तभी डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन 2/3 होता है, लेकिन टोटल डायरेक्टर उसका मैंने नॉमिनी डायरेक्टर उसमें काउंट नहीं होता है। तो 6 लेके 6.6 राउंड ऑफ होकर 7 हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन 60 करा चुका हूँ। द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज इनिशिएट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, ये सबको पता है। द नेशनलिटी ऑफ ए कंपनी इज डिसाइडेड, कंपनी का नेशनलिटी कहाँ से डिसाइड होगा, जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, इंडिया में होगा तो इंडियन कंपनी है, अमेरिका में होगा तो फॉरेन कंपनी है, सीधा सा बात है। प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया होना चाहिए। ये सब सिंपल क्वेश्चन है देखिए, लेकिन एग्जाम में घुमा घुमा के आता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बहुत बार कराया हुआ। द की फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर गिवन इन द सेक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन 177 है, याद रखिएगा। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन, कंपटीशन कमीशन जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशन एक्ट नहीं बोलता, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, याद रखिएगा, चीज़ को समझिएगा, बहुत लॉजिकली चीज़ है ये। चीज़ को समझिए, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2003। यदि कंपटीशन एक्ट कब आया 2002 में, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना 2003 में, दोनों में यही डिफरेंस है 1 साल का, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर साइन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है सब्सक्राइबर 7 होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी का मिनिमम शेयर होल्डर 7 होता है, तो कम से कम उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मिनिमम कितना 7 आदमी साइन करेगा, सिंपल सा चीज़ है। द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स साइन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी 7। ये देखिए ये बोलता है एज पर क्लोज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड अकाउंट फॉर एटलीस्ट डेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, 1/3 बस, सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन 66 में ये, नो बैंकिंग कंपनी सेल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन एनी डेज अनपेड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड सच चार्ज विल बी इनवैलिड, मतलब अनपेड कैपिटल पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता है, यदि क्रिएट करता है तो वो इनवैलिड है, सीधा सा बात है। नो बैंकिंग कंपनी सेल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन अनपेड कैपिटल ऑफ द कंपनी, अनपेड कैपिटल जो पेड कैपिटल है उसी पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, अनपेड कैपिटल पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है, यदि कंपनी क्रिएट करता है तो वो इनवैलिड है, सिंपल सा बात है। क्वारम ऑफ ए प्रोड्यूसर कंपनी फॉर इट्स एनुअल जनरल मीटिंग क्या होगा 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स, याद रखिएगा। जनरली क्वारम आपको अलग है, ये प्रोड्यूसर कंपनी का क्वारम का कंसेप्ट अलग है, तो 1 जितना टोटल मेंबर होता है उसका 1/4 ही क्वारम होता है प्रोड्यूसर कंपनी का। कंपनीज एक्ट कंपेंटलमेंट पेनल्टीज विच आर ऑफ, 5 प्रकार का पेनल्टीज होता है कंपनीज एक्ट में, काम खत्म, इतना ही जानना है। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर कैन बी एक्सरसाइज बाय, एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग कर सकता है बोर्ड मीटिंग में, काम खत्म, तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट कर सकता है। पावर ऑफ रिकॉग्निजेशन स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट विथ, जिसमें आप 2 चीज़ लिखेगा, सेबी लिखेंगे तो भी सही है आपका आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेंगे तो भी आंसर सही है, गलत नहीं है, तो दोनों चीज़ लिख सकते हैं कि दोनों के पास रिकॉग्निजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिखिए कोई गलत नहीं है, सेबी लिखिए कोई गलत नहीं है, दोनों आंसर सही है आपका, चीज़ को समझे, दोनों आंसर सही है। आगे आ जाइए। The apple producers of Simla have formed an association to control the productions of apples. The association is called cartel. सिंपल सा चीज़ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है कि एसोसिएशन, मैन्युफैक्चर लोग, प्रोड्यूसर लोग अपना एसोसिएशन बनाता है प्रॉपर कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं कार्टेल, CARTEL, कार्टेल, ठीक है। एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया सेल प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट्स
एज ऑन द लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। याद देखिए बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के बेसिस में बनाता है, बस काम खत्म। द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी शेल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस। मतलब याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। फर्स्ट 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, फिर 5 साल बाद वो रीअपॉइंट होगा। सिंपल सा चीज़ है। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। सिंपल सा चीज़ है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सिस्टम के लिए। आगे देखिए चीज़ों को जो जो हो चुका, मैं खाली अंडरस्टैंड, जो सिंपल चीज़ है खाली बोल के निकाल दे रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द फैमिली बिजनेस ऑफ ए नॉन फैमिली बिजनेस? डीप इंडस्ट्री इंसाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द फैमिली बिजनेस ऑफ ए नॉन फैमिली बिजनेस? मतलब समझे, मेरा फैमिली बिजनेस, सपोज मेरा टीएमटी बनाने का मैन्युफैक्चरिंग है मेरा जनरेशन को, तो हम लोग को इंटरनल नॉलेज, उसको पूरा जनरेशन को नॉलेज है, तो डीप नॉलेज है, डीप इंडस्ट्रियल इंसाइट। चीज़ को समझिए, डीपली हम लोग उसमें घुसे हुए हैं, आइडिया है हम लोग, सिंपल सा है। ए कंपनी सेल हैव इज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट 15 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस 15 दिन में, जब कंपनी बन जाती है वहाँ से 15 दिन के अंदर बनाना पड़ता है। ड्यूरिंग एनी फिनेंशियल ईयर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड सेल कंस्टिट्यूट बाय एवरी कंपनी हैविंग, कितना है, यदि किस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा जिस कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है और नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है। तो टर्नओवर पूछ रहा है इसमें, तो टर्नओवर लिख दीजिएगा 1000 करोड़ से ज़्यादा। सिंपल से चीज़ बताया हुआ है। बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी सेल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड इन एवरी फिनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट। सीएसआर के ऊपर कंपनी को कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फिनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग 3 फिनेंशियल ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2%। सीधा सा बात, एक क्वेश्चन कराया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ इसलिए आया है। अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड में जो रिजोल्यूशन प्रोसेस कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 180 दिन में, वही चीज़ लिखा हुआ है 180 डेज। ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ मैं, इसलिए खाली जस्ट एक बार बता दे रहा हूँ। अब ये भी देखिए, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नो बैंकिंग कंपनी सेल पे। बैंकिंग कंपनी डिविडेंड कब तक नहीं दे सकती? जब तक वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा राइट ऑफ नहीं करेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव बीन कंप्लीटली राइट ऑफ अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नो बैंकिंग कंपनी सेल पे डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स अंटिल इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव बीन कंप्लीटली राइट ऑफ। ठीक है, ये भी देखिए, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट अलोंग विद ऑडिटर रिपोर्ट शुड बी फाइल। बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट रिजर्व बैंक के पास कब फाइल करती है? जब उसका बुक्स क्लोज होता है वहां से 3 महीना के अंदर, 3 months फ्रॉम द पीरियड टू विच दिस रिलेटेड। जिस जब बुक्स क्लोज होगा वहां से 3 महीना के अंदर, याद रखना। ए माइनर कैन बी नॉमिनेटेड एज ए नॉमिनी इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल्डर माइनर को नॉमिनी बना सकता है, काम खत्म। ठीक है, आइए देखिए, आगे देखिए। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अनफेयर कंपटीशन? क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, नॉट को काट दीजिएगा। क्या चीज़ अनफेयर कंपटीशन है? मैंने कंपटीशन एक्ट में इस चीज़ का परमिशन नहीं दिया गया, इलीगल कंपटीशन बोलते हैं। टाइन परचेज, टाइन परचेज मतलब आप सपोज कोई चीज़ बेच रहे हो, उसके साथ एक प्रोडक्ट को और बेचना। मतलब आप कंप्यूटर लोगे तो मेरे पास आपको कैमरा भी लेना पड़ेगा अलग से, एक कंडीशन लगा दिए, तो वो जो कंडीशन उस प्रोडक्ट के साथ, ये चीज़ इलीगल है, ये अलाउड नहीं है कंपटीशन एक्ट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अनफेयर कंपटीशन? अनफेयर कंपटीशन मांगते हैं इसको, फेयर कंपटीशन नहीं मानते। टाइन परचेज, ये नॉट हट जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, बिजनेस शुड डैश द इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रेस्पॉन्सिव टूवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर। बिजनेस शुड रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। एक कॉमन क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, एकदम सिंपल सा लॉजिकल है, कुछ नहीं है। आगे देखिए, द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी 5 साल के लिए चेयरमैन अपॉइंट होता है, पहले करा चुका हूँ मैं। अब आ जाइए, व्हाट इज द मेमोरेंडम containing silent feature of a prospectus age may be specified by the Security Exchange Board of India by making regulation in this behalf is known as एवरेज प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं। शॉर्ट प्रोस्पेक्टस होता है एवरेज, उसमें साइलेंटली जो मेन पॉइंट्स है उसमें लिखा रहता है, जो साइलेंट फीचर है प्रोस्पेक्टस का वो लिखा रहता है एवरेज प्रोस्पेक्टस में, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। साइलेंट फीचर प्रोस्पेक्टस कहाँ लिखा रहता है? एवरेज प्रोस्पेक्टस में। यदि कंपनी का शेयर का डिटेल या क्वांटिटी प्राइस कुछ नहीं दिया रहेगा, वो होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें
बुक बिल्डिंग कंसेप्ट यूज किया जाता है। आगे देखिए, अपॉन हुम इज वेस्टेड द पावर ऑफ रिकॉग्निशन, स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन का पावर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेंगे तो भी आंसर सही है, सेबी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन एग्जाम में आप सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखेगा वो ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस शुड रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ अनफेयर कंपटीशन, ये टाइम परचेज ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू प्रिवेंट, ये चीज़ आप क्वेश्चन में देखेंगे तब समझ में आएगा क्या क्या ऑप्शंस है साथ में, ठीक है, चीज़ को समझिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कंपटीशन, टू क्रिएट फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन से कभी प्रिवेंट नहीं करता है, याद रखिएगा, लॉजिक चीज़ है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन 91 को पढ़िए आप। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, खाली सुन लीजिए, याद रहेगा। एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज टू डील इन ए फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज नॉन एज ऑथराइज मनी चेंजर, मतलब जिसके थ्रू अपने मनी को एक्सचेंज कराते हैं। जैसे आपको डॉलर चाहिए तो आप रुपया देकर डॉलर लेंगे, तो आप किससे लेंगे? ऑथराइज मनी चेंजर से लेंगे, सिंपल सा चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जनरली इन्वॉल्व 3 स्टेज। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस में 3 स्टेज है। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? लेयरिंग। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? लेयरिंग, ठीक है। What is the second step? Which is the second stage? Is layering. SEBI has 3 functions. SEBI has 3 functions rolled into one body. ठीक है, SEBI का 3 फंक्शन है, ठीक है। Which of the following is not the function of SEBI? का क्या फंक्शन नहीं है? क्वासी ऑफिशियल इज नॉट द फंक्शन ऑफ SEBI। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, क्वासी ऑफिशियल इज नॉट द फंक्शन ऑफ SEBI. What is the name of asset in respect of which no default in repayment of principal or payment of interest has occurred? स्टैंडर्ड एसेट के रेस्पेक्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, सीधा सा बात है। स्टैंडर्ड एसेट रहा तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पैसा अच्छा रिटर्न आएगा, डिफॉल्ट होगा ही नहीं। एसेट सब स्टैंडर्ड होगा तभी तो डिफॉल्ट होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ पेनल्टीज, कंपनीज एक्ट में कितना प्रकार का पेनल्टीज है? 5 प्रकार का, ये बता चुका हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 96 इज इंपॉर्टेंट। A government department supplying water for irrigations to the agriculturist after levying charges for water supply can be considered as enterprise. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यदि वाटर सप्लाई करता है पैसा लेके एग्रीकल्चर लोगों को, उसको इंटरप्राइज बोलते हैं। इंटरप्राइज, बस इतना याद रखना। आगे आ जाइए, ये बता दिए। एसोसिएशन ऑफ कंट्रोल याद रखिए, या एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, जहां वर्ड रहा वहां आप काटर लिख दीजिएगा, सीधा सा बात है। इफ द एप्पल प्रोड्यूसर ऑफ शिमला फ्रॉम एन एसोसिएशन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स, व्हाट शुड बी द एसोसिएशन इज कॉल्ड? एसोसिएशन मतलब ही काटल, बस इतना याद रखिएगा कंपटीशन एक्ट में। आगे आ जाइए, आगे आइए। Any allotment of security made on the basis of prospectus should be void if permission of listing is not granted by the stock exchange before expiry of 10 weeks from the closure of the issue. स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन 10 वीक में देना पड़ेगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, यदि प्रोस्पेक्टस के बेसिस में होगा, नहीं तो प्रोस्पेक्टस शुड बी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ कमीशंस ऑन एक्सपोर्ट made towards equity investment in wholly owned subsidiary abroad of an Indian company is not prohibited. Is not prohibited, it is prohibited होगा, ठीक है। मैंने ये लिखा है इज नॉट प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड होना चाहिए, हम डिसएग्री है इस चीज़ के लिए, ठीक है। पेमेंट ऑफ कमीशन और एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ एन इंडियन कंपनी, यदि इंडिया कंपनी से बाहर करते हैं, ये प्रोहिबिटेड है, सीधा सा बात है, हम डिसएग्री हैं। यहाँ डिस नॉट लिखा है, मैं डिसएग्री है। अब देखिए एकदम सिंपल सा चीज़ है, 100 में आ जाइए। इन द कंटेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट्स एम्प्लाइज एन एक्यूरेट, एडिक्वेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट। कंपनी का ऑपरेटिंग रिजल्ट का एडिक्वेट डिस्क्लोजर होता है, टाइमली डिस्क्लोजर होता है और एक्यूरेट डिस्क्लोजर होता है, मैंने सब चीज़ शेयर होल्डर के एकदम आँख के सामने, कुछ भी वो नहीं है, ट्रांसपेरेंट है सब चीज़। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सिंपल सा चीज़ है। आगे देखिए,
What is an association of producer, seller, distributor, trader or service provider who by agreement among themselves limit कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शंस, मतलब कंट्रोल को प्रोडक्शन भी कर रहा है, लिमिट भी लगा दे रहा है, मतलब कंट्रोल के माने कंपनी कितना यूनिट बनाएगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना बेचेगा, सब चीज़ पर कंट्रोल लगा देगा। समझ में आया? और किस प्राइस में बेचेगा, सेल और प्राइस ऑफ द ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस इज नॉन एज पुल बोलते हैं। मतलब यदि कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर ये सब चीज़ करता है, कार्टेल ये सब काम करेगा, तो उसको बोलते हैं पुल। मतलब सब चीज़ पे कंट्रोल लगा देना, कितना माल बनेगा, कितना बिकेगा, खाली पुल याद रखिए काफ़ी है। क्वेश्चन 102 में आ जाइए। एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट एज ऑन द लास्ट वर्किंग डे। कहता है विद इन 3 मंथ, जब अकाउंट्स क्लोज होगा वहाँ से 3 महीना तक बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बना सकता है। आर यू इन एग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जनरली इन्वॉल्व 3 स्टेज, आउट ऑफ विच कंट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंट्रीब्यूशन कोई भी स्टेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का, फॉल्स है, नो। ऑल बोर्ड मेंबर एंड सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल शुड affirm compliances with the code on annual basis. The annual report of the company shall contain a declaration to this effect signed by the, या देखिए सीईओ साइन करेगा उसका। यदि एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है कंपनी का डिक्लेरेशंस के रिगार्ड में, तो वो सीईओ साइन करता है। सिंपल सा चीज़ है, चीज़ को देखिए एक बार खाली। आगे देखिए, यदि या देखिए मेंबर्स या देखिए कंपनी का बोर्ड या मेंबर्स का कंप्लाइंस कोड का रिपोर्ट को कौन साइन करता है? सीईओ साइन करता है, बस इतना याद रखना है। अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 व्हाट इज द एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस लाइक कल्सिप प्राइस फिक्सिंग, एलोकेशंस ऑफ मार्केट, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस, ये सब यदि करेगा तो ये सब अनफेयर कंपटीशन होता है। ठीक है, सिंपल सा याद है। अंडर कंपनीज एक्ट 2002 पेनल्टी फॉर ऑफेंस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का पेनल्टी कितना है? 10 लाख का पेनल्टी याद रखें। पेनल्टी फॉर ऑफेंस, यदि ऑफेंस ये ऑफेंस करते हैं फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट में अंडर कंपनीज एक्ट 2002 लिखा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर भी करेंगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेंबरशिप ऑफ द गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना चाहिए, टू ईच ऑफ होम सेल मीट द इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द बोर्ड। सिंपल सा है। द मेंबर्स ऑफ गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग कमिटी में कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। डेज इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए लाइसेंस और कंज्यूमर, मतलब सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को सेल बोलते हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं बता चुका हूँ कि सेक्शन जो है 164 में देखिए क्या है, पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर्स। ओके, क्वेश्चन देखिए 109 में, ए पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इफ ही हैज इंडेपेंडेंस टू द कंपनी। मतलब ऑडिटर यदि कंपनी से 5 लाख का लोन लिया है तो वह उस कंपनी में, उसका सब्सिडियरी कंपनी में, उसका होल्डिंग कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। सिंपल सा बात यह है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए कुछ चीज़ बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए खाली। ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, उसको जब डिक्लेयर किया वहाँ से 5 दिन के अंदर डिविडेंड का पैसा शेड्यूल बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ता है। यही चीज़ हो गया, 5 डेज हुआ। कंपनी को डिविडेंड का पैसा जब डिक्लेयर किया वहाँ से 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर डिविडेंड अकाउंट में जमा करना पड़ता है, वही चीज़ बोल रहा है। एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंपनी अपना पहला बोर्ड मीटिंग जब इनकॉर्पोरेट वहाँ से 30 दिन के अंदर करेगा। निधि कंपनी में मेंबर्स कितना होना चाहिए? 200 मेंबर्स, ये बता चुका हूँ। प्रोड्यूसर कंपनी का क्वारम कितना होना चाहिए? 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ये चीज़ को देखिए। ओरिजिनल बुक एंड पेपर वे सीज ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर के अंदर आपका बुक्स एंड पेपर्स सीज कर लिया गया, तो जो रजिस्टर जो इंस्पेक्टर सीज किया वो आपको ओरिजिनल बुक्स जो है उसको 180 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा। जब वो सीज किया वहाँ से 180 दिन के अंदर। देखिए स्मॉल कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है? 50 लाख का है।
टर्नओवर 2 करोड़, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, याद रखिए स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ अपीलियल ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप अपीलियल ट्रिब्यूनल के साथ सहमत नहीं है उसका ऑर्डर से, तो हम उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और 60 डेज में, जब मेरे को अपीलियल ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिला वहाँ से 60 दिन के अंदर हम फाइल कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस शुड बी वॉइड इफ परमिशन ऑफ लिस्टिंग इज नॉट गारंटेड, ये बताया है 10 वीक्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। बस इतना क्वेश्चन देखिएगा, आपका 60 नंबर हम बता रहे हैं आराम से आ जाएगा। मैंने कंसेप्ट सबको भी इंट्रोड्यूस किया, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है। थैंक यू।